अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, मुल्क में सियासी कशीदगी अरूज पर है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद कशीदगी है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि फैसले साजी का अमल सुस्त रफ्तार हो चुका है। अहम इंतजामी और अवामी मफाद में फैसले नहीं हो पा रहे। इन हालात की वजह से पाकिस्तानियों के मसाइल में इजाफा हो रहा है और इनकी बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें भी मांद पड़ती जा रही हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान का खतरनाक नतीजा क्या निकल सकता है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे जुनैर अहमद, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, असद महमूद, नसीम सिद्दीकी। हमें स्टूडियो से ज्वाइन करें। सबसे पहले असद महमूद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, क्या समझते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी है, इट्स नॉट ओनली कि मैं कहूँ कि ये पिछले एक साल से है, ये तो वैसे तो जनरली देखा जाए तो पिछली कई दहाइयों से चली आ रही है, लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हर साल हर गुज़रते वक्त के साथ इसमें तेज़ी चली आती रही। और अब पिछले एक साल के अंदर जिस तरह की सियासी महाजराई नहीं, इसको आप कहें कि सियासत और दुश्मनी इनका आपस में तालमेल होते देखा आपने, और फिर जिस तरीके से हालात को ख़राब होते हुए देखा मुल्क ओवरऑल, आप वुड सिंपली से कि ठीक है चलो भाई 5, 6 या 6% की GDP ग्रोथ रेट के ऊपर था अगर पिछले साल अप्रैल की बात करते हैं। और हो कम कि ऐसा क्या हो गया कि अब हम उससे गिर के नीचे आलमोस्ट कोई 1% को भी छोड़ के तो 0.4% पे एक लिहाज से आ गए। सो दैट इज़ समथिंग सीरियसली मेरा ख्याल है इसको सोचे जाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी हैरानी वाली है, आप जितने भी पॉलिटिशियंस को देखते हैं बारिंग इनको बिलावल जरदारी को छोड़ दें तो बाकी अब सारे लोगों को 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं। इन्होंने ये हम तो ये कह सकते हैं कि जब से हमने होश संभाला हमने इन्हीं को सियासत के अंदर देखा, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, और एट टाइम्स आपको लगता है कि नहीं इनका तो कोई किसी तरह का कोई किबला काबा है ही कोई नहीं, इनका अपना कोई उसूली मौक़िफ़ तो एक लिहाज से है ही कोई नहीं। और ये तो फ्रैंकली पाकिस्तान की सियासत के बारे में इट्स नॉट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी कहा जाता है कि ये सियासतदान नहीं हैं, ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं और ये सिर्फ अपने आप को हर चीज़ के आगे देखना चाहते हैं, मुल्क को किसी सूरत आगे ले जाना नहीं चाहते। और ये सिचुएशन आपने पिछले कई दहाइयों में देखी और स्पेशली पिछले एक साल के अंदर एक लिहाज से देखी है। और मैं समझता हूँ कि आप एट टाइम्स आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका जो मुल्क है उसका जो आइन है या उसके जो कवानीन है वो एक तरफ हो गए हैं, और जो हुकूमत है और उनकी अपोजिशन पार्टी है वो उनकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं, सारा कुछ है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर हु इज़ सफरिंग? पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, पाकिस्तान के लोग सफ़र कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, आप बैठे हैं, आज ईद का तीसरा दिन है, बट आप ये देखिए, आप बाहर निकल जाएं। मैंने ईद के दिनों के रमज़ान के दिनों के अंदर स्पेशली आखिरी दिनों में देखा कि मार्केट्स भरी हुई होती थी लोगों के। इस बात डिफ़िकल्ट कि आप किसी मार्केट में चले जाएं और आप यकीन मानिए मैंने इन सारी मार्केट्स को खाली देखा। व्हाट टू टॉक ऑफ कि पैदल चलना, आप लोग गाड़ियों के अंदर मार्केटों के अंदर घूम रहे होते हैं। वजह क्या हुई है? एक आम इंसान को सिर्फ खाने पीने के जो है ना वो लाले पड़ गए हैं। व्हाट टू टॉक ऑफ इट कि जिन्हें वो रमज़ान की या ईद की ख़रीदारी करेगा या बच्चों के लिए कपड़े लेगा, सारा कुछ करेगा। और आप ये देखें इसका ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट क्या है, ठीक है, कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें अन्न बनाने वाले हैं वो सफ़र कर रहे हैं, दुकानदार सफ़र कर रहे हैं, आम आदमी सफ़र कर रहा है, आम आदमी सफ़र कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम सफ़र कर रही है। सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आपको क्या लग रहा है, सियासी बहरान का क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ, महाजराई, ये जमहूरियत का हिस्सा है। सियासी जमातें तो कभी भी एक पेज पर नहीं होती हैं, उन्होंने अवाम में अपना अपना एजेंडा देना होता है, एक दूसरे को लेट डाउन भी करना होता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात भी करनी होती है, और दुनिया भर की जमहूरियत में ऐसे होता है। ये दुरुस्त है कि ये इख्तलाफ, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात हदूद क़यूद में होनी चाहिए, एक रेड लाइन के अंदर होनी चाहिए, गालम गलूच नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ जमहूरियत का हिस्सा है, और कोई भी किसी भी दुनिया में जमहूरियत ऐसी नहीं हो सकती जहाँ सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ ना हो, एक दूसरे की राय से इख्तलाफ ना हो, एक दूसरे को अपने से कम तर या बरतर साबित करने की कोशिश ना की जाए। सवाल इदारों में इख्तलाफ का है। सवाल ये है कि जिन इदारों, सियासी जमातें तो इक़्तिदार के लिए लड़ रही हैं, समझ आता है कि उनके दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई है, समझ ये नहीं आता कि इदारों के अंदर किस बात की लड़ाई है। समझ ये नहीं आता कि जहाँ आपने अपनी टर्न से ऊपर आना है, टर्न ब्रेक नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान क्या इख्तलाफ है।
वहाँ पर इख्तलाफ की वजह, वहाँ तो कोई इक़्तिदार की जंग नहीं है। फिर हमने पिछले 1 साल में लोगों ने हमें यह भी बताया कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इख्तलाफात हैं, कोई उस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है, फिर एक्सटेंशन का रौला था। तो मेरे ख्याल में सियासी महाजराई इतनी ज़्यादा फोकस की बात नहीं है। सियासी महाजराई सियासी हुकूमतें, सियासी जमहूरियत का हिस्सा हैं। कोई भी जमहूरियत इसके बगैर नहीं हो सकती। इदारों के दरमियान महाजराई, इदारों के अंदर जो लड़ाई है वो मुल्क को कमज़ोर करती है, वो मुल्क के निज़ाम को कमज़ोर करती है। वो मुल्क का इदारा चाहे फ़ौज हो, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे निज़ाम इंसाफ का निज़ाम हो, चाहे पार्लियामेंट हो, तो ये जो इदारों की कमज़ोरी है ये ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी है मेरे नज़दीक। जब आपने पार्लियामेंट को रिडंडेंट किया कि आपकी हुकूमत गई, आप पार्लियामेंट से निकल गए, पहले आपने इस्तीफ़े दिए, फिर कबूलियत के बाद आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, नहीं हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएं, हम तो वापस आना चाहते हैं। आपने पार्लियामेंट की बेतौकीरी करके एक इदारा ख़त्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट ना बनाकर सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक हाइब्रिड निज़ाम बनाकर अपनी जो है बेतौकीरी की, जिसकी वजह से हम ज़बूं हाली का शिकार हुए हैं। अगर इदारे अपनी हदूद में काम करते तो सियासत भी अपनी हदूद में रहती, लेकिन जब इदारों ने हदूद से निकल कर खेलना शुरू किया तो सियासी जमातें भी हदूद से निकल गईं, जिसकी वजह से आज कोई भी अपनी हदूद के अंदर नहीं खेल रहा। चाहे निज़ाम इंसाफ हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे ऑपोजिशन हो, ना कोई रूल्स ऑफ द गेम नज़र आते हैं, ना हदूद नज़र आती हैं। फ्री फॉर ऑल हो गया है। ठीक है जुनैरा, आपके ख्याल में क्या नतीजा खतरनाक हो सकता है इस सारे बहरान का? वेल थैंक यू। देखें, जितनी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है उससे ज़्यादा क्या होगी, आई वुड से अल्लाह ना करे हो, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि देयर आर स्टिल पीपल अराउंड जो इसको बड़ा नॉर्मल करके प्रेजेंट करते हैं और इसके लिए तौजीहात ढूंढ के ले आते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। आपका टोटल नेशनल सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम सारा थ्रेट पे है। यू हैव फूड क्राइसिस, यू हैव एनर्जी क्राइसिस, यू हैव वाटर क्राइसिस, यू हैव पॉलिटिकल क्राइसिस, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हैं। पीछे रह क्या गया है? नोबडी इज़ सेफ़, नोबडी इज़ फीलिंग सेफ़। चाहे वो भूख के लिहाज से हो, किसी को अपने किचन की फ़िक्र है, किसी को अपने बच्चों की फ़िक्र है। लोगों के लेवल पे सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। सिर्फ ख़ानदानों और पॉलिटिकल पार्टीज़ की साइड्स लेके उनके माउथ पीसेस ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। आप अखबार उठा लें, मीडिया उठा लें, आपको पार्टिजन एडिटोरियल मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हो, सिर्फ आइन की बात कर रहा हो, सिर्फ असूल की बात कर रहा हो। इसलिए ये ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। इसके बाद होता क्या है, इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? अगर नॉर्मलसी प्रिवेल नहीं करेगी तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें हमेशा से बताए गए हैं कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं पाकिस्तान में और वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन भी कॉज करते हैं, इसका मतलब है दे हैव टेकन ओवर। आपने इंटरनल इंस्टेबिलिटी करके उनको मौका दे दिया, उनको फ्री फॉल दे दिया आपने कि हाँ जी कर लें आपने जो करना है। तो वो जो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स के बारे में हम पढ़ते थे कि पाकिस्तान को कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, उसमें अब कुछ फैक्टर्स जिसमें हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ का नाम लेते थे, मुझे वो बहुत पीछे नज़र आते हैं। बिकॉज जब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे हो जाती है तो उससे बड़ा क्राइसिस कोई नहीं होता। तो ये जो सियासी महाजराई चल रही है ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, ये कहीं से भी डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इतने पर्सनल लेवल पे हो के 2, 3, 4 ख़ानदान अगर कोशिश करें कि सिर्फ उनकी धौंस चले, या कोई इंस्टीट्यूशंस ये कोशिश करें कि सिर्फ उनकी धौंस चले और लोगों को साइड पे कर दिया जाए, तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं है। वो फिर आप समझे वी आर इन अ हॉस्टेज सिचुएशन, जहाँ पे पूरी स्टेट को हॉस्टेज बनाया हुआ है कुछ लोगों ने। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, हम हमेशा से सुनते हैं पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो आपको लगता है इस बार ये जो बहरान है ये ज़्यादा संगीन है और इसका कोई नतीजा ख़तरनाक निकल सकता है? देखिए वो तो मोड़ इतना लंबा हो गया कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। बात की है कि देखिए पाकिस्तान में असल में पुतली तमाशा, डोरियाँ कोई हिला रहा होता है, काम कोई कर रहा होता है। अभी जिस तरह मुजम्मिल साहब बात कर रहे थे कि पीटीआई को इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे, फिर वो कहते हैं कि जिस इस्तीफ़े वापस नहीं लेने चाहिए थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन ये जो 3.5 साल पीटीआई का दौरे हुकूमत था, सियासी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता, महंगाई बाँच निकाली जा रही है, बोला जा रहा है कि ये असम्बली जाली है, इलेक्शन जाली हुए हैं, सिलेक्टर हैं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। फिर उसी असम्बली के अंदर साजिश के तहत, क्योंकि पीडीएम में टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, एक साजिश हुई, पता है सबको कि डोरियाँ कहाँ से हिली, सारे जो उनके साथ एलाइज थे उनको निकाल के तो एक तरीके अदम एतमाद लाएगी।
प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त मईशत थोड़ी थोड़ी पटरी पे चढ़ रही थी। आप देखें कि उस वक्त महंगाई मार्च निकाली, अपना कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी जो महंगाई मार्च लेके निकले, फजल रहमान धरने दे रहे हैं, मरियम जलसे कर रही है, 150 रुपये का पेट्रोल था, 172 का डॉलर था, मईशत अच्छी चल रही थी, फैक्ट्रीज में लोगों को जॉब्स मिल रही थी, एक्सपोर्ट हमारी रिकॉर्ड पे जा रही थी, जो टैक्स कलेक्शन हो रही थी वो भी बेहतरीन थी। लेकिन एक साजिश हुई, सियासतदान ने सियासतदान के खिलाफ साजिश की। उसके बाद से जो साइकिल चला, आपने देखा कि इतनी महंगाई हो गई है। अभी रमज़ान की बात हो रही थी ईद से पहले, मैंने लोगों को देखा कि जिस तरह वो अपने बच्चों को प्रॉपर अफ्तारी नहीं करा सकते, सेरी नहीं करा सकते, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, बाज़ारों में रश नहीं है, लेकिन क्योंकि एक मजहबी हमारा दीनी कौम है, बड़े खुशी व खुजू के साथ उन्होंने सारे रमज़ान गुजारे, बड़े अच्छी तरह ईद उन्होंने मनाई। लेकिन लोगों ने, मैंने अक्सर देखा, फैमिली में देखा, कई लोगों ने कहा कि हमने इस दफ़ा नए कपड़े नहीं बनाए, हमने पिछले साल वाले ही इस्तेमाल कर लिए। तो ये सियासतदानों को असेंबली में, हुकूमत में इसलिए लाया जाता है कि वो आवाम की खिदमत करें। ये नहीं है कि आवाम महंगाई में पिस रही है, आप लंदन से शॉपिंग कर रहे हैं, आपके कुत्तों के जो बिस्कुट हैं वो फ्रांस से आ रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आप इन तमाम मामलात से मुल्क को, जिसका आपने जिक्र किया था, ख़तरनाक मोड़ के ऊपर लेके आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से पिछली ईद से पहले जो मामलात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, और वो उम्मीद हम करते हैं कि वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये मुल्क इस वक्त इलेक्शन मांगता है, क्योंकि आज मैं बहुत अरसे बाद कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी में गया, ना वहाँ पे कोई प्रेस के लोग मौजूद थे, 4-5 लोग बैठे थे जहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती थी। और असम्बली के अंदर जो 350 मेंबर्स की असम्बली है, वो 22 लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पे तकरीरें हो रही थी अपने लीडर के लिए, मेरे लीडर से ये ज्यादती हुई, मेरे लीडर से फलां हुई। लीडर लंदन में बैठा ऐश कर रहा है। आप उस कौम की फिक्र करें जिसने आपको वोट देके असम्बली में पहुँचाया, उसको कम से कम 2 वक्त की रोटी दें। वो क्या आटे की लाइन में लगा हुआ है, और बच्चों को आटे की बजाय वो जो है बाप का वो मरा हुआ मुँह देखना पड़ता है। ये मामला चल रहे हैं, इस तरह हुकूमत चलती है। ज़रूरी है कि आपने ज़िद पे आके बैठे रहना है। मुल्क में इलेक्शन कराएं, कौम इलेक्शन मांगती है। अगर आपने सारे मुल्क में इलेक्शन कराने तो करा दें, कौन आपको रोक रहा है, लेकिन कराएं, जल्दी कराएं। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, मोड़ खतरनाक से खतरनाक होता चला जा रहा है। तो और कितने खतरनाक मोड़ के ऊपर अपने मुल्क को लेके जाना है, और अंजाम क्या होगा, ये यकीनन सवाल है। मुजम्मिल साहब क्या कमेंट करेंगे? जिस तरह अभी बात कर रहे थे नसीम सिद्दीकी साहब कि पहले सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये जो बहरान है मुल्क में, एक के बाद एक बहरान है, ये पैदा किए गए। नसीम साहब की देखने की अपनी नज़र है। नसीम सिद्दीकी साहब को पता होना चाहिए कि 80 बिलियन की इंपोर्ट्स के साथ अगर आप 35 बिलियन की एक्सपोर्ट हासिल करेंगे तो फिर उसके बाद मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब जाएगा। एक्सपोर्ट्स का सब बताते हैं, लेकिन उसका इंपोर्ट का फिगर और ट्रेड डेफिसिट भी तो बता देना कि उस वक्त क्या था। मुल्क में कोई बड़ा मंसूबा तो लग नहीं रहा था, कोई पावर प्लांट्स नहीं लग रहे थे, कोई और चीज़ें नहीं लग रही थी, तो वो इंपोर्ट क्या कर रहे थे? कुत्तों के खाना इंपोर्ट किया जा रहा था ना इमरान खान के दौर में। मैं फिर ये कहूँगा कि सवाल ये नहीं है कि सियासी महाजराई है। देखें, सियासी महाजराई इस मुल्क का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला इदारों के दरमियान महाजराई है, जितना बड़ा मसला जो है इदारों की कमज़ोरी है। अगर इदारे मजबूत होंगे, जमहूरियत खुद ब खुद मजबूत होती जाएगी। लेकिन अगर सियासतदान जमहूरी इदारों को कमज़ोर करेंगे, अगर वो अब सिर्फ ये कहेंगे कि मैं इक़्तिदार में, आप बात की नसीम सिद्दीकी साहब ने कि महंगाई मार्च निकाला जा रहा था, ये किया जा रहा था, वो सब जमहूरियत का हिस्सा है। कोई पार्लियामेंट से वॉकआउट तो नहीं कर गया था, सब पार्लियामेंट में मौजूद थे। जिस इलेक्शन पे 2018 के इंतखाबात पर RTS पर सबको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो इस असेंबली को नहीं मान रहे थे इन इंतखाबी नताइज को, लेकिन उस पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। और नहीं नसीम सिद्दीकी साहब, जाली असेंबली को इमरान खान ने नहीं तोड़ सका तो कोई और कैसे तोड़ देगा? जो इस जाली असेंबली के नतीजे में आया वो नहीं तोड़ सका तो कोई और नहीं, तो वो तो उस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए जैसे उन्होंने तोड़ी थी। इस मुल्क की अदलिया ने लाडले का उनके साथ सलूक किया। क्या उनके तो वो नहीं, नसीम साहब बात तो करने देना। नसीम साहब बात तो, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप मेरी पूरी बात सुने जी। मुजम्मिल साहब आप दरमियान में बोलने की इन्हें बड़ी बुरी आदत है इमरान खान की तरह। भाई किसी की बात सुने, किसी की बात सुने।
इस मुल्क के आइन में लिखा हुआ है कि आप अदम एतमाद पेश होने के बाद असेंबली नहीं तोड़ सकते। आप आइन तोड़ेंगे तो आप पे आर्टिकल 6 लगेगा। इस मुल्क के आइन में लिखा हुआ है, ये इमरान खान को आइन पढ़ाए ना, वो पढ़ता क्यों नहीं है कि वो उस वक्त नहीं तोड़ सकता था। नसीम सिद्दीकी साहब ने रटाया सबक यहाँ के सुनाना शुरू कर देता है 2 का पहाड़ा। ना आइन पढ़ते हैं ना कोई चीज़ पढ़ते हैं। सवाल ये है कि उस वक्त उनके पास अख्तियार नहीं था, वो गैर आइनी काम किया। आर्टिकल 6 लगना चाहिए उसके ऊपर, नहीं लगा तो इस मुल्क की अदलिया ने रियायत की उनके साथ, बहुत बड़ी रियायत की है कि आर्टिकल 6 नहीं लगाया जब उन्होंने गैर आइनी काम किया है। बाकियों को पे तो तौहीन अदालत के नोटिस देने और कहते हैं कि बड़े संगीन नताइज होंगे। जिसने आइन तोड़ा उसको इन्होंने माफ कर दिया, तो फिर बाकियों से आइनी काम की क्या तवक्को की जा सकती है इस मुल्क में। जब एक वजीर आजम ने बतौर वजीर आजम आइन तोड़ दिया तो हम दूसरों की क्या बात करें यहाँ पे। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? और साथ साथ आइन तोड़ने की बात हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है 90 दिन में इलेक्शन करवाने का, वो उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब देखिए, बात बिल्कुल है, आइन की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जो इस पे वोटिंग करवाएं, वोटिंग करवाई पीटीआई की गवर्नमेंट ने, उन्होंने उनका जो था जो फैसला दिया था उसको रिवर्ट कर दिया। अब बात यह कि आपकी हुकूमत है अपना मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये कोई भारत की हुकूमत या इसराइल की हुकूमत तो है नहीं। आप ले जाते आर्टिकल 6 का मुकदमा कर देते, आपने किया था मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी, क्या बना फिर? आपने खुद ही उनको सेफ पैसेज भी दे दिया। तो अब बातें करनी नहीं बनती है, हुकूमत आपकी है, आप जाएं, आप आर्टिकल 6 करें। आपने पहले 150-200 इमरान खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे किए हुए, आप एक मुकदमा और कर दो। और अब जब बात हो रही है कि सूबाई असेंबली टूटी है और आइन में लिखा हुआ है और तमाम जज उसके ऊपर मुत्तफिक है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन करवाने पंजाब की निगरान गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के जरिए, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के जरिए। तो वफाकी हुकूमत के पेट में मरोड़ क्यों उठता है कि जब भी कोई इलेक्शन होने की बात होती है, भले वो सुप्रीम कोर्ट, दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उसका फैसला नहीं मानेगी? आप किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं जी कि आइन, यही वो चीफ जस्टिस साहब और इनका बेंच था जिन्होंने अदम एतमाद दोबारा करवाया, वोटिंग करवाई और ये हुकूमत मार्जे वजूद में आई। अब वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि टेलीफोन करके आदत है जजेस को इंस्ट्रक्शंस देने की, अब वो नहीं सुन रहे, आइन के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। ठीक है, असद महमूद साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? और साथ ही साथ ये जो बहरान की बात हम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है बहरान खत्म हो नहीं पा रहा, सियासतदानों से मामला हैंडल नहीं हो पा रहा, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, या फिर खत्म करना नहीं चाह रहे ये मामला? देखिए अनम, एक तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, इस वक्त अगर आप पूरे मुल्क को देखें और पिछले, मैं अगेन आई वुड से कि पिछली 2-3 दहाइयाँ भी चले जाएँ, यही सारे के सारे पॉलिटिशियंस जो हैं ये मुल्क के अंदर आपको नज़र आते हैं। कुछ जो हैं वो मुस्तकिल हैं, मुस्तकिल पार्टीज़ के अंदर मौजूद हैं, और कुछ जो हैं वो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करते रहते हैं। बट इन सारी चीज़ों के साथ इनकी उम्रें, इनका तजुर्बा और जो जिस तरीके से वजारतों के अंदर रहे, ओके, पार्लियामान के अंदर रहे, लेकिन अगर आप ये कहें कि इनके अंदर किसी तरह की कोई सोच है, कोई मुस्तकबिल में वो देखते हैं, या फिर पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की यंग जनरेशन को इनके अंदर सलाहियत है कि आगे लेके चले जाएं, या इनके अंदर कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी है या कोई विजन या विजडम नज़र आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी एक के अंदर भी मैं नहीं देखता। हकीकत में आपको बताऊं, नहीं लगता ऐसा? नो नो, वेरी क्लियर वो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप पिछले 1 साल के अंदर देख लें, पिछले एक पूरे साल में क्या इस PDM की हुकूमत ने कोई एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया कि जो आम लोगों के लिए कोई थोड़ी सी बेहतरी लेकर आए? क्या उन्होंने कोई रिलीफ पैकेज देने की कोशिश की? नो, वुड दे वुड से कि जी नहीं, हमने तो 53 अरब रुपए का आटा मुफ्त तकसीम कर दिया। मैं कहता हूं कि इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और बेशर्मी का काम हो कोई नहीं सकता था कि जिस तरीके से ये आटे को तकसीम किया गया और जिस तरीके से लोगों की बेतौकीरी की गई और जिस तरीके से लोगों ने अपनी जानें दी। आई वुड से कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि ये इस तरह के लोग हैं जो आप अनाने इक़्तिदार इन्होंने संभाला हुआ है, एंड दे आर द वन जो कि पाकिस्तानियों की फेट का आप समझते हैं कि ये डिसीजन लेते हैं। मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, फाइन, ये हुकूमत जो है ये चिमटी रहेगी, कोशिश करेगी आखिर तक। यकीन माने PDM के किसी से या उनके फॉलोअर से जब कभी सवाल करो कि भाई आप कानून को मानते हैं, आइन को मानते हैं, उनका जी हम मानते हैं, उनसे पूछें कि जी आप 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराते, इसके बाद एकदम से उनका पारा हाई हो जाता है। इवन मुजम्मल साहब भी बैठे हैं, आप वुड सिंपली से मुजम्मल साहब से जब बात करें और ये सवाल इनसे करें, मैं भी करता हूं उनसे, क्यों मुजम्मल साहब 90 दिन के अंदर पंजाब के अंदर KP के अंदर इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? वाई इट इज सो? बिकॉज आपकी अपनी एक तोजी है, आपको काम नहीं करना चाहते तो उसके मुख्तलिफ तावीलें आपके पास होती हैं। आप यकीन रखें, जो एक मर्डरर भी होता है ना,
जब वो मर्डर करता है तो उसके अंदर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होती है, वो मर्डर करता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पीडीएम इज डूइंग। मैं आपसे ये बताऊं, और इस हुकूमत का ये हाल है, आप पूरी दुनिया को तो साइड पे कर देना, अपने रीजन के अंदर अपनी पाकिस्तान की बेतौकीरी देख लें। पीपल डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट और ये ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आप क्या समझती हैं, इस भंवर से पाकिस्तान को कौन निकालेगा? कोई है, जिस तरह अभी असद महमूद साहब बात कर रहे थे कि उनको ऐसा कोई सियासतदान नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सके, आपको कोई लगता है? और ये भी बताएगा कि ये जो बहरान है इसको जानबूझकर क्रिएट किया जाता है और इसका फायदा किसको होता है फिर? देखिए, जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल हैं, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ वो इस बहरान से इस मुल्क को निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। और या कोई इम्पीरियलिस्ट आके बैठेगा, कोई अथॉरिटेरियन वे में आके कंट्रोल कर लेगा चीज़ों को, कोई चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के आ जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये वो लोग मानेंगे जो वाकई आइन को कुछ समझते हों। ये आपका फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आपकी स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। और अगर आप उस डॉक्यूमेंट को ही सेक्रेड नहीं समझते, उस पर अमल ही नहीं करना चाहते, तो यू डोंट डिज़र्व टू बी इन द पार्लियामेंट। सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ कुछ माहौल उल्टा है। यहाँ पे कभी इदारे जो हैं वो सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं, कभी सियासतदान इदारों को इस्तेमाल करते हैं, और ये हाइब्रिड सिस्टम कब से चला आ रहा है। ये बेशक आपको इमरान खान के दौर से कोई कहे कि ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी थी, असल में पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी कभी भी नहीं रही। हर हुकूमत के पीछे एक कहानी है कि वो किस तरह वजूद में आई। हर इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। यहाँ पे सिस्टम जान के फ्री एंड फेयर नहीं होने दिया जाता, बिकॉज जो भी कद बड़ा रखने लगता है, जो भी बड़ा दिखने लगता है, लोगों को बड़ा लगता है, उसको तो मिटा दिया जाता है, उसको तो सामने आने की इजाज़त नहीं होती, बिकॉज उससे बाकी का जो इलीट कैप्चर है उसको खदशात लाहक हो जाते हैं। सो पाकिस्तान के ऊपर तो अनफॉर्चुनेटली अगर मैं फिक्स करना चाहूँ कि कौन सी एग्जाम्पल पूरी आती है, नाइजेरिया की, एथियोपिया की, सोमालिया की शायद आती हो, और किसी डेमोक्रेसी की तो नहीं आती। सो इसलिए सिर्फ लोग निकाल सकते हैं, लोगों को ये मौका दे नहीं रहे हैं, इलेक्शंस उनसे छीन के बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें इवेंचुअली ये करवाना पड़ेगा, बिकॉज इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। अगले सेगमेंट की जानिब नाज़रीन बढ़ेंगे, लेकिन इसे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क के मुआशी बहरान के सबब हर शख्स परेशान है कि उसे किसी ना किसी तरह ये मुतासर कर रहा है। कोई बेरोजगार हो गया है तो किसी की आमदन में कमी हो चुकी है, और कोई हर रोज बढ़ती महंगाई के मुताबिक अपना बजट बनाने में भी नाकाम हो रहा है। हुकूमती रहनुमा भी इन जमीनी हकायक को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जबकि ऑपोजिशन तो मुसलसल ही तनकीद कर रही है। हमारा आज का दूसरा सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में आगे जाने का रास्ता क्या है? मुजम्मिल साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि महंगाई का तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता। हर हुकूमत का ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो आवाम को उन ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उस सस्ती दे और उस रेट पर दे कि वो अफोर्ड किए जा सकें। ये ज़रूर है कि ग्लोबल जो है वो कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन मैं उसके कभी भी हक़ में नहीं रहा। माजी में जब इमरान खान का दौर था और जब महंगाई की बात होती थी तो हमारे दोस्त हमें बड़ी मिसालें दिया करते थे कि इंग्लैंड में एक चीज़ की कीमत ये देख लें, स्पेन में ये देख लें, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है। तो मैं तब भी कहता था कि ये मिसालें हम महंगाई की पाकिस्तान पर लागू नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अपने मारूजी हालात हैं। यहाँ पे 40% लोग सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं। हमारी लोअर मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, बिलो पावर्टी लेवल क्लास है। हमारा कोई अमीर मुल्क नहीं है। यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, लिहाजा हमारे यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतें बढ़ना लोगों के लिए ज़िंदगी तंग करने के मुतरादिफ है, जीना मुश्किल हो जाता है। मैं अपर मिडिल क्लास की या रिच क्लास की तो बात नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं ईद पर शॉपिंग नहीं हुई, अमीरों ने खूब शॉपिंग की है। यहाँ तो एक कॉफ़ी का स्टोर बना, उसकी 1 अरब रुपया एक दिन में उसने कॉफ़ी बेच ली थी। तो वो जो 1-2% क्लास है ना, वो यहाँ इतनी शॉपिंग कर लेती है कि बड़ी मार्केटें और सब हमें रजी हुई नज़र आती हैं। अफ्तारियों के रेस्टोरेंट्स में टाइम नहीं मिल रहे थे, वो सब अपनी जगह मौजूद है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क में महंगाई नहीं है, गुर्बत नहीं है, लोग तंग नहीं हैं। एक क्लास है जो अपनी जगह, जिसके लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। और इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज ये आई महंगाई के नाम पर
थी और महंगाई इसके लिए जहर कातिल बन गई है। महंगाई का ना इनके पास कोई जवाब है, ये आवाम की अदालत में बतौर मुल्ज़म महंगाई के तौर के साथ खड़े हैं और ये आवाम इनको इसका फ़ैसला ज़रूर सुनाएगी। मैं ये भी नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शंस लंबे अरसे के लिए डिले हो सकते हैं। और चूँकि पिछले सेगमेंट में करण साहब ने मुझसे सवाल पूछा था कि 90 दिन के इलेक्शन पे मेरा क्या मौक़िफ़ है, मैं समझता हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन जो है वो आइन में लिखे हैं और होने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आप आइनी काम गैर आइनी तरीके से नहीं कर सकते। जब हाई कोर्ट्स इलेक्शन की तारीख दे रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब को सू मोटिव नहीं लेना चाहिए था। जब मामला पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात था और वहां पर इंतखाबात की तारीख दी जा रही थी तो चीफ जस्टिस साहब को किसी जमात के कहने किसी को नहीं, जब नीचे वाली अदालत में केस सुना जा रहा हो फिर सू मोटिव नहीं लिया जा सकता। जजेस ने नहीं यार दरमियान में ना बोला करें कर्नल साहब, मैंने दरमियान में नहीं बोला, आपने जब्त ही नहीं है किसी की बात सुनने का। दरमियान में ना बोला करें, दरमियान में ना बोलें, अपनी बात अपने टाइम पर बोलें। आप तो डिसिप्लिन फोर्स हैं, आपको इतना नहीं सिखाया कर आर्मी में किसी ने कि अपनी बारी पे बोलते हैं। देखें ना, सवाल ये है कि जब नीचे वाली अदालत में हो तो 4 मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यही बात कही है और मैं समझता हूं कि ये बहरान उस सू मोटिव से पैदा हुआ है। अगर लाहौर हाई कोर्ट इंतखाबात की तारीख देता तो किसी को उस पर एतराज नहीं हो सकता था, यहाँ फुल कोर्ट बनाया जाता। ठीक है मुज़म्मिल साहब। असद महमूद साहब, ये जो इन्होंने बात की इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगे? और जो हमारा दूसरा सवाल है जो महंगाई से मुतालिक है, ये हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है महंगाई, क्या कमेंट करेंगे? देखिए मुज़म्मिल साहब को मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप 90 दिन का कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, इसके बाद अगले दूसरी तावील आ जाती है। दैट इज़ एग्जैक्टली जो मुज़म्मिल साहब को मैंने बोलते हुए सुना है। फ़ाइन, इस पर तो मैं क्या कहूँ आपसे, अगर महंगाई की आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि सो डिफ़िकल्ट एक आम आदमी के लिए, आपने सवाल भी पूछा था कि घर का बजट बनाना मुश्किल हो गया है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल मार्च अप्रैल की मैं बात करता हूँ, ये चक्की वाला जो आटा है रफली को 60-62 रुपये केजी होता था। मैंने परसों वो आटा 20 किलो मंगाया, इट हैज़ कॉस्टेड 3900 रुपये का 20 किलो आटा है। आप ये सोच लें। और जो नॉर्मल वो आटा जिसमें से बहुत सारी चीज़ें वो निकाल लेते हैं तो वो 3200 रुपये का बिक रहा है। तो एक चीज़ तो ये कहनी बनती है कि भाई ये शहबाज शरीफ से पूछें या PDM की पूरी हुकूमत से पूछें ना, सारे के सारे 13 लोग तो इस घोड़े पे सवार हैं हुकूमत के, कि भाई आप कैसे इस आटे को 60 रुपये से आप लेके चले गए ऑलमोस्ट कोई आप समझें, मेरा ख्याल है कोई 150 रुपया एक लिहाज से किलो उसको दुगना कर दिया, तिगना कर दिया। चीनी के रेट कहाँ चले गए, घी के रेट, दालों के रेट। अच्छा, उससे हट के आप बिजली के बिल देखें। आप ये अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई ना, और जिनको बड़ी गर्मी लगती है AC ऑन करते हैं, तो इस दफ़ा मैं देखता हूँ वो AC ऑन करते हैं या नहीं, बिकॉज बिजली का जो बिल अब लोगों को सर्दियों में आया ना, इससे पहले वो कभी गर्मियों में आया करता था। सो दैट इज़ द डिफरेंस। आप जब ACs ऑन करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि अच्छा नहीं तो ये बिल ऑलमोस्ट 75-80 हज़ार लाख पे चला गया है। तो मैं एक सवाल तो किया जाना चाहिए इस हुकूमत से कि कोई समझदार आदमी ऐसा है इस हुकूमत के अंदर कि उन्होंने सारी की सारी शराइत IMF की तो पूरी कर दी, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, बाकी सारी चीज़ों को। नो दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके बावजूद उनको किसी तरह का कोई उनके साथ उन टर्म्स की एक लिहाज से नहीं जा रहे। इनके पास क्या रीज़न है कि इस कदर महंगाई कर दी पिछले 1 साल के अंदर? सो ये मस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए इनको, दे आर इनकम्पिटेंट एंड दे डोंट नो एक्चुअली हो कि आम लोगों को किस तरीके से रिलीफ देनी। मैं आपसे बताऊं। ठीक है जुनैरा, आपको क्या लगता है हुकूमत से महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? आगे इलेक्शंस आने हैं तो ये हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मजीद? देखिए ना, इट सिंपली मीन्स कि दे आर इनकेपेबल। ये इस काबिल ही नहीं थे कि ये इकॉनमी को ठीक कर सकते। और किसी भी महज़ब डेमोक्रेसी में ऐसी हुकूमत रिज़ाइन देती है और किसी और को कलमदान दे देती है कि हमसे तो मसाइल हल नहीं हो रहे, तो लोग क्यों सफ़र करें, किसी और को पास ऑन करें एंड यू नो लेट द बिजनेस गो ऑन। ऐसी मिसालें हमें पाकिस्तान में नहीं मिलती कभी। ये पैरासाइट्स हैं, दे आर पावर हंग्री। एग्जैक्टली ये पावर हंग्री लोग हैं।
ये जब हुकूमतों में आते हैं उससे पहले जो इनकी तकरीरें होती हैं वो सिर्फ लोगों को इमोशनली चार्ज करने के लिए होती हैं, वोट लेने के लिए होती हैं, बाद में ये अपने बिजनेसेस को फ्लरिश करवाते हैं। सो यहाँ की स्टोरी मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। सो इनकेपेबल हैं। दूसरा एलिमेंट इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि डार साहब, इफ़ एनीवन जिसको फेस करना चाहिए आर्टिकल 6, दैट इज़ डार साहब, बिकॉज वो स्केड्यूल्ड मीटिंग्स में नहीं जाते। डीसी में 3 मीटिंग्स थी पिछले दिनों में वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, वो नहीं गए और बहुत आराम से कहते हैं कि यहाँ जो पॉलिटिकल टर्मोइल है मैं उसको हैंडल करना चाहता हूँ, जो कि उनकी जॉब नहीं है। यानी अपनी जॉब यहाँ कोई नहीं कर रहा और बाकी सब कुछ कर रहा है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर रहा है सिवाय वो करने के जो उसका काम है, यानी इलेक्शन कराना, इसी तरह डार साहब सब कुछ कर रहे हैं सिवाय इसके कि जो उनका काम है इकोनॉमी को ठीक करना। सो आर्टिकल 6 तो उन पे लगना चाहिए जो इतने लोगों का माशी कत्लेआम कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने इकोनॉमी को एज अ लेवरेज यूज़ किया है कि इतनी फ्लूइड सिचुएशन रखें कि हमारे पास ये नैरेटिव मौजूद रहे, चाहे अदालत में जाना पड़े कहीं भी, कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, पैसे ही नहीं हैं। और पैसे इनके पास कितने, आप जाके देखें कौन कौन सी इमारतों की रिफर्बिशमेंट हो रही है, कहाँ स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं, कहाँ फॉरेन टूर्स हो रहे हैं, कौन कौन यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। 21 गाड़ियों के 67 कार्स के भी प्रोटोकॉल्स और मोटर कैड्स इनके पास हैं। तो सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। सो अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो फिर टाइम कम है इस प्रोग्राम में, वो फिर 2-3 चैप्टर्स में बात होगी। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब आप बताएगा। पहले हमने देखा हुकूमत ये वाली मिफ्ता इस्माइल को लेके आई कि वो मईशत को संभालेंगे, वो नहीं संभाल सके, फिर इस्हाक डार को लाया गया, मईशत उनसे भी नहीं संभल रही बल्कि वर्स्ट हो गई सिचुएशन। अनम, बात ये कि ये जिस तरह अभी बात कर रहे थे कर्नल साहब के जो हुकूमती घोड़ा है उसके ऊपर 13 जमातें सवार हैं। वो देखें, घोड़े के ऊपर 13 बंदे तो नहीं बैठ सकते, कोई टांगों से चिमटा है, कोई दुम से चिमटा है, कोई गर्दन से। हुकूमत चल ही नहीं पा रही, घोड़ा चल ही नहीं पा रहा। ये सिर्फ इमरान खान के खौफ की वजह से इकट्ठे हैं। इन सब के मंशूर डिफरेंट है, इसीलिए कहा जाता खुराक नहीं दी गई होगी जी। और इसीलिए कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाए, देखिए एक जो क्लियर कट मैंडेट है वो किसी भी पार्टी को मिलना चाहिए, बेशक वो नून लीग को मिल जाए, पीपल्स पार्टी को मिल जाए, PTI को मिल जाए, वो कम से कम अपना मंशूर लेके आएंगे। ये 13 जमातों से मामला चल नहीं रहे और इमरान खान से डर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कराए तो वो कहीं ना जीत जाए। ये किस किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन से डरती हैं। और बात यह है कि महंगाई बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है, गरीब का जीना हराम हो गया है। इनको चाहिए कि बैठे, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल आए थे वो कुछ चीज़ों को समझ रहे थे और लेके चल रहे थे, लेकिन इस्हाक डार साहब जो 5 साल से तो मफरूर थे पाकिस्तान से, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता था कि पाकिस्तान में क्या मामला चल रहे हैं। और आते साथ ही उन्होंने जिस तरह IMF को आंखें दिखाई, उसकी वजह से मामला और लंबा हो गया। और जब जब आपका ये मामला बढ़ता चला गया, आपकी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब देखें कि आम आदमी की दस्तरस से तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूर हो गई है। लोगों ने उस तरह रमज़ान नहीं मनाया, उस तरह ईद नहीं मनाई, क्योंकि उनकी बाइंग पावर ही नहीं रह गई। और मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो बिजली के बिल थे, लोगों ने अपनी चीज़ें बेच के अदा किया है। इस दफ़ा बिजली के बिल जब आएंगे, आप देखिएगा कि किस किस्म की अनारकी फैलेगी। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे नसीम सिद्दीकी साहब के बात पर, और साथ ही साथ ये बताएगा जो आम आदमी मुतासिर हो रहा है वो इस वक्त किसकी तरफ देखे, हुकूमत की तरफ देखे, ऑपोजिशन की तरफ देखे, महंगाई का हल किसके पास है? हुकूमत के पास है। देखें, महंगाई हुकूमत के पास है, हुकूमत ने चीज़ें सस्ती करनी है। अपोजिशन को चाहिए हुकूमत पर दबाव बनाए। ये दुरुस्त है कि PDM की हुकूमत ने महंगाई को एजेंडा बनाया था और इमरान खान को महंगाई पे ऑन टोज रखा था। इमरान खान साहब ने अभी तक महंगाई को एजेंडा नहीं बनाया है, उनके सियासी एजेंडे डिफरेंट हैं। लेकिन ये दुरुस्त है कि महंगाई टॉप मोस्ट एजेंडा अपोजिशन का भी होना चाहिए, ताकि हुकूमत पर दबाव बरकरार रहे कि उसने महंगाई कम करनी है। महंगाई की तो कोई तौजीह कबूल ही नहीं की जा सकती कि ये महंगाई क्यों है, कैसे है। आपने हुकूमत करनी है तो आपने महंगाई कम करनी है। ये दुरुस्त है कि महंगाई का ये बीज, ये IMF का मुआहदा, ये सब जो हमारे गले की हड्डी है, ये इमरान खान साहब बो कर गए थे। पहली दफ़ा मुआहदा 2 दफ़ा तोड़ा भी उन्होंने, बाद में इस हुकूमत ने भी तोड़ा। वो मुआहदा ऐसा वो कर गए हुए हैं कि वो खुद भी तोड़ते रहे हैं और अगलों को भी तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो जहर कातिल है पाकिस्तान के लिए। अपने हाथ काट के हमने दिए हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने चूँकि हाथ काट के दे दिए, स्टेट बैंक दे दिया और चीज़ें दे दी, जिस पर उस वक्त दोस्त एतराज़ भी करते थे। आज चाहे वो उसको डिफेंड करने लग जाएं, लेकिन उसकी वजह से आज हम सब, पूरा पाकिस्तान मुश्किल में है। हम अपने माशी फैसले करने में आज़ाद भी नहीं हैं, क्योंकि हमने ऐसे कानून बना दिया IMF के दबाव में जो आज हमारे गले का फंदा बने हुए हैं। जी असद महमूद साहब, अब आप अपनी बात को मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा था
कि बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी हैं और जिस तरह उनके ख़िलाफ़ इस प्रेजेंट हुकूमत ने इकदाम लिए हैं और जो मुल्क की वो सूरत हाल देखते हैं, तो हुआ ये कि ये 30 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान को हर साल भेजा करते थे। एक तो उसके अंदर बड़ी कमी आ गई, दूसरी मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट जो कि इसाक डार की हैं और फिर स्पेशली नवाज शरीफ की हैं कि डॉलर जो है वो तो 500 रुपये पे चला जाएगा। नो व्हाट हैपन, जितने पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉलर 500 रुपये का जाएगा तो फिर वो पाकिस्तान भेजेंगे और यहाँ को इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्चुअली इस हुकूमत के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, कोई इनको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। ये एक एक दिन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस हुकूमत का भारी है। ये जितना अरसा हुकूमत के अंदर रहेंगे मुल्क मजीद जो है लेकिन वो तनज़्ज़ुली कह रहे हैं ये इमरान खान का किया था रहा है, वो जो IMF का मुआहिदा वो था, चलें अगर इमरान खान 35 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है, जेड़ी गल है इमरान खान के पा दे, ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब 3.5 साल का कंपैरिजन आप 35 साल से नहीं कर सकते। आई विश कि 13 से लेके 18 तक जो पेट्रोल की कीमतें अनम बहुत नीचे थीं, अगर उस दौर के अंदर इसाक डार वाज द वन हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वो डिपेंडेंस ये ना रखते, बाहर से चीज़ें मंगवा लें किसी तरीके से और आर्टिफिशियली डॉलर को जो है वो नीचे रखें, तो मे बी सिचुएशन पाकिस्तान की बड़ी मुख्तलिफ होती। ज़ुनैरा आपकी जानिब आऊंगी, आपको क्या लगता है इमरान खान जिम्मेदार हैं आज की महंगाई की जो माशी सूरत हाल है उसके? पिछले दिनों इसहाक डार जो है वो आंखें दिखा रहे थे IMF को और कह रहे थे कि हम आपके मेंबर हैं, हमें आप भिखारियों की तरह ट्रीट ना करें। वो ये भूल गए कि हम 1950 से उनके मेंबर हैं, मांगने वालों में कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं है, कोई IMF को चला नहीं रहे हैं। तो अगर आप 1950 से IMF में बैठे हुए हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस किस ने इसमें हाथ धोए हैं, इस गंगा में किसने यहाँ तक पहुँचाया इकॉनमी को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। ज़ुनैरा अज़हर, मुज़म्मिल सोहरवर्दी, असद महमूद, नसीम सिद्दीकी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।